तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने दूसरे पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस को हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जब एनालिसिस बंद हो जाता है तो फिर हम किस तरह से डिज़ाइन को करते हैं। तो आप में से कोई बताएगा जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन? अगर एनालिसिस आपके पास है तो व्हाट इज़ देन डिज़ाइन? You can use your mic as well. ये डिज़ाइन क्या होता है जी, कोई बताएगा जी? ये सबको आवाज़ सही आ रही है ना जी? उस्मान, अगर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकें आप क्या कहना चाह रहे हैं? डाटा का फ्लो दिखाना कोई चीज़ वाज़े नहीं होती। सर एनालिसिस के बाद अपने डाटा का मतलब हम फ्लो देखते हैं कि हमारी क्या इनपुट्स आएंगी, किस जगह क्या ऑपरेशन अप्लाई होंगे, तो उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट जनरेट्स होंगे। जी, कोई और बताना चाहे? देखिए जी, एनालिसिस एंड डिज़ाइन को अगर हम इकट्ठा लेके चलें तो जिस तरह से एनालिसिस के शुरू के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनालिसिस में हमारा फोकस होता है करंट सिस्टम को जानना, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट सिस्टम, कि करंट सिस्टम के अंदर चीज़ें हो क्या रही हैं। देखिए, हमने अभी जो कंक्लूड किया लास्ट लेक्चर के अंदर एनालिसिस को, कि जिसके अंदर हमने डाटा मॉडलिंग की, फंक्शनल मॉडलिंग की, बिहेवियर मॉडलिंग की, ये सारी की सारी चीज़ें करंट सिस्टम के ऊपर थी, सोल्यूशन के ऊपर नहीं थी। हम जानने की कोशिश कर रहे थे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा करंट सिस्टम डाटा के लिहाज से क्या है, उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इस तरह से फंक्शंस या टास्क या प्रोसेसेस वो क्या करता है, और इसी तरीके के साथ जब वो सिस्टम चलता है तो मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर किस तरह से हमें दिखाता है। तो एनालिसिस के अंदर जो फोकस था दैट वाज टोटली ऑन दी व्हाट, द आंसर ऑफ दी व्हाट, कि चीज़ें हैं क्या। अब जब ये चीज हो जाती है तो डिजाइन पे जब हम जाते हैं तो इस सारे वर्ड को सामने रखते हुए, इस सारी अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए अब हम फोकस करते हैं हाउ के ऊपर, कि जो सिस्टम हमने बनाना है वो किस तरह से बनेगा। और यही चीजें जो करंट सिस्टम के अंदर हमें नजर आई हैं, हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हैं, इनको जब हम सॉफ्टवेयर की शक्ल देंगे तो उनके अंदर क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी, और फिर वो हमें किस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट्स को बेहतर शक्ल के अंदर या इंटेंडेड या इंटेंशंस के साथ किस तरह से पूरा करके दिखाएगा। तो डिजाइन के अंदर जो फोकस होता है दैट टर्न्स अराउंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ, कि हम किस तरीके के साथ ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनालिसिस एंड डिजाइन, कि एनालिसिस फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट सिस्टम एंड डिजाइन टोटली फोकस ऑन द प्रोविजन और द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम इसके अंदर सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, हाउ का आंसर कर रहे होते हैं। अब इस डिज़ाइन को हम स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पहले पता होने चाहिए, एक फाउंडेशन बननी चाहिए, फिर हम डिज़ाइन को बेहतर शक्ल के अंदर बना सकेंगे और उसको समझ सकेंगे। तो आज का लेक्चर जो होगा, हम देखते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड लगता है ऐसा है कि आज का लेक्चर भी हमारा इन कॉन्सेप्ट्स पे जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर भी जाएगा, फिर हम जो डिज़ाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको करने के ऊपर आ जाएंगे। तो आज हम इसके जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं डिज़ाइन के, इनको स्टडी करेंगे। तो इनके कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से सबसे पहला जो चीज़ आती है, जिसको हम किसी ना किसी लिहाज से डिस्कस भी करते आ रहे हैं और उसको अब हम डिज़ाइन के लिहाज से भी देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है जी एब्स्ट्रैक्शन का और रिफाइनमेंट का। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी साथ साथ चल रही होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट, और इसको हम एनालिसिस के अंदर भी किसी हद तक डिस्कस करके आ रहे हैं। तो जनाब, कोई बताना चाहेगा कि ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और रिफाइनमेंट क्या होती है? बड़ी डिटेल डिस्कशंस, और इनको हमने करके देखा हुआ, प्रैक्टिकली तौर पे लेक्चर्स के दौरान करके देखा है, और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो जस्ट ये वी नीड टू अलाइन द कॉन्सेप्ट। जी जनाब, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और रिफाइनमेंट क्या होती है?
जी कोई बताना चाहेगा जी? और हम जगह जगह इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। लगता है रोजे की सुस्ती चल रही है, थोड़ा सा जागें जी, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्टिव हो जाए। जो लोग सीधे सोए हुए थे और सीधे उठ के क्लास में आ गए हैं, लगता है उनका असरात ज्यादा चल रहे हैं। जो वासिफ, इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए हमने जरा एग्जांपल ले लें कि हम जब डीएफडी बनाते हैं तो ज़रा देखें कि हम किस तरह से बना रहे होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे होते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट लेवल बनाते हैं, जिसके अंदर हम सिस्टम के अंदर नहीं जाते हैं और सिस्टम के बाहर रहते हुए जस्ट द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन दिखा रहे होते हैं। और जब हम लेवल 1 पे जाते हैं तो सिस्टम को खोल देते हैं और उसके अंदर हम डिटेल के साथ सारे टास्क देख रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा देखें कि जब हम कॉन्टेक्स्ट लेवल के ऊपर होते हैं तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के हाई लेवल के ऊपर हम होते हैं। When we are at the context level of DFD, so then we are at the high level of abstraction. Abstraction मतलब क्या है? High level view, and bird eye view, कि हम एक चीज को बड़े हाई लेवल पे देख रहे होते हैं, उसकी डिटेल्स पे नहीं जा रहे होते। तो वहां पे एब्स्ट्रैक्शन की डिग्री जो है वो हाई होती है। जैसे ही हम लेवल 1 पे जाते हैं तो लेवल 1 के अंदर जाके सिस्टम को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन कम होनी शुरू हो जाती है और रिफाइनमेंट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। मजीद आगे चले जाएं तो सिमिलरली ये फ्लो चलना शुरू हो जाएगा। तो रिफाइन इस एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन हाई लेवल व्यू है और रिफाइनमेंट डिटेल्ड व्यू है। किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसको देखते हैं हम किस लेवल पे, किसको कहाँ पे क्या बताना है, उसके लेवल के लिहाज से एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट दिखा रहे होते हैं। यानी कि एक इसके यूजिबिलिटी के लिहाज से इसका एक व्यू ये है कि हमने जब भी किसी को कोई चीज बतानी है तो हमने देखना होता है कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट का कौन सा लेवल है जो कि इस बताएंगे तो वो सही तौर पे चलेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। और दूसरा इसका ये होता है कि रिफाइनमेंट और एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने से आपका काम आसान हो जाता है। कभी भी किसी चीज को डिटेल के साथ उसके अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जैसे डीएफडी की एग्जांपल आपको दी है कि इसके अंदर आप पहले हाई लेवल को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम जाते हैं उसके डिटेल व्यू के अंदर। इस तरह से काम करना आसान हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? डिवाइड एंड कंकर, कि हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, लेयर बाय लेयर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, तो काम करना आसान हो जाता है। यकदम सारा काम करने की कोशिश करेंगे वो काबू ही नहीं आएगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी मुश्किल हो जाएगी, कन्फ्यूजन अराइज हो सकती है, मिस्टेक्स का या एरर्स का गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है। डिजाइन के अंदर भी हम इसी तरह से करते हैं कि हम कभी भी डिजाइन को मुकम्मल तौर पे बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनको स्टेप बाय स्टेप और मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आपको याद हो आर्किटेक्चर, इसके लिहाज से, डिजाइन के लिहाज से, स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर इसके 4 हिस्से होंगे जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसको डिवाइड कर दिया गया, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट ले आएगी कि हम इसमें मैसेज के अंदर लिख रहा हूँ कि इसके जो 4 हिस्से होते हैं, इसको हमने एक दफ़ा डिस्कस भी किया था। इसमें एक डाटा डिज़ाइन होता है, इसमें हम डाटा को सिर्फ देखते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन होता है, फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है। ये 4 चीज़ों के अंदर स्ट्रक्चर डिज़ाइन को डिवाइड कर दिया गया है। तो इनको हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते हैं और करते करते एट दी एंड जब चारों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो डिज़ाइन हमारे पास बन जाता है। अब इन 4 चीज़ों की डिटेल्स क्या है, ये हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पूरे लेक्चर्स हैं इनके ऊपर। मास वाइड डाटा डिज़ाइन की, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट दी डाटा स्ट्रक्चर्स, और डाटा स्ट्रक्चर्स का पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। बाकी तीनों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आर्किटेक्चर डिज़ाइन को, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन को और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन।
अब एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट के कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये चीज़ें चलती रहेगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स के अंदर चलते चले जाएंगे। अब इन दोनों की रिफाइनमेंट की और एब्स्ट्रैक्शन की किस्में होती हैं, और वो वही 3 किस्में हैं जो कि हम एनालिसिस के अंदर मॉडलिंग के अंदर करके आ रहे हैं कि हमारा अगर हम एब्स्ट्रैक्शन को देखें तो इसकी डाटा एब्स्ट्रैक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, या उसकी फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है, और बिहेवियर एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है। सिमिलरली रिफाइनमेंट भी डाटा रिफाइनमेंट हो सकती है, इस तरह से फंक्शनल रिफाइनमेंट हो सकती है और बिहेवियर रिफाइनमेंट हो सकती है। इससे मुराद क्या है, ज़रा इसको समझ लें। देखेंगे इस वक्त अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो इस लैपटॉप को की तीनों एब्स्ट्रैक्शंस की जा सकती है, यानी कि इसकी डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इसकी फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन और इसकी बिहेवियरल एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ लैपटॉप विच हैज़ द डायमेंशंस लाइक, आगे मैं डायमेंशंस दे दूं कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है और इसकी मोटाई इतनी है, तो ये इसकी डाटा की एब्स्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि बड़े हाई लेवल पे हम इसको बता रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्शन की डिग्री उतनी होगी और जो डाटा बता रहे हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन क्या होगी कि जनाब ये लैपटॉप है, कंप्यूटर के तौर पे ये काम करता है, इतना बता दिया जाता है, तो दिस इज द फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन। इस तरह से इसके बिहेवियर को बता दिया जाता है कि ये चलता है तो किन किन स्टेट्स के अंदर ये कन्वर्ट होता है और किन किन स्टेट की में ट्रांजिशंस दी जाती हैं, तो दैट विल बी द बिहेवियर एब्स्ट्रैक्शन। जितनी डिटेल में जाएंगे उतनी ही डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कम होती चली जाएगी और रिफाइनमेंट की डिग्री बढ़ती चली जाएगी। तो ये इन्हीं तीन किस्मों के अंदर इनको देखा जाता है और इनको करने की कोशिश की जाती है। तो बाय कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। बाकी ये जो चीज़ें जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, डिज़ाइन के अंदर इन चीज़ों को कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये लाशऊरी तौर पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती हैं कि हम एब्स्ट्रैक्शन के किस लेवल पे हैं और हम रिफाइनमेंट के किस लेवल पे हैं। तो उसके लिहाज से ये चीज़ देखनी होती है कि हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरह से प्रेजेंट करनी है, रखनी है, ताकि उससे काम करना आसान हो और वो आपस में इंटीग्रेट होता चला जाए। सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट। ये क्लियर हुआ है जी कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का और रिफाइनमेंट का? मैसेज के अंदर रिस्पांस दें। और जी इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जी मॉड्यूलैरिटी का। मॉड्यूलैरिटी जैसे इसका नाम जाहिर कर रहा है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट इन विच वी ट्राई टू डिवाइड द होल डिजाइन इनटू मॉड्यूल्स इन द कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे पास काम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास जब भी ये डिज़ाइन बनाने के लिए आता है तो हम इसको मॉड्यूल्स के अंदर तो डिवाइड करेंगे, लेकिन मॉड्यूल की डेफिनेशन का या उसकी रिकग्निशन का हमें पता होना चाहिए कि हम मॉड्यूल किसको कहते हैं। इसको हमने शुरू के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कंपोनेंट को, जब कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट को हमने डिस्कस किया था। दोबारा देख लें कि एक कंपोनेंट के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, या एक मॉड्यूल के अंदर दो चीज़ें होंगी तो तब हम उसको एक मॉड्यूल कह सकेंगे। द फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी। इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो अपना काम किसी के ऊपर मोहताजी के जरिए से ना कर रहा हो कोई भी, बल्कि वो काम अपने तौर पे सारा के सारा कर रहा हो। एंड सेकंड थिंग इज द इंटरफेस। एक प्रॉपर इंटरफेस उसके साथ लाजमी होनी चाहिए जिसके जरिए से वो दूसरे कंपोनेंट या मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट हो सके, इंटीग्रेट हो सके। तो देन दैट पोर्शन ऑफ द application or the system can be recognized as a module or the component। तो ये दो चीज़ें हैं, दो खासियतें हैं वो जहाँ पर भी आपको नजर आए, और इसमें खास तौर पे जो चीज़ है दैट इज इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी, कि वो अपना काम अपने तौर पे करने की आज़ादी रखता हो या कर सकता हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो इस तरह से एरियाज को इसकी एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को रिकॉल करें। उसके अंदर मेन हमने 3 मॉड्यूल्स के अंदर या कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड सिस्टम को कर लिया था, और उनकी इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटीज के लिहाज से कि एक था आइटम मैनेजमेंट का, दूसरा था इनवॉइस मैनेजमेंट का, और तीसरा था रिपोर्ट्स का। तो इसमें खास तौर पे आइटम मैनेजमेंट और इनवॉइस मैनेजमेंट को देखें
तो ये इनके दरमियान ये दोनों जो हैं ये प्योर मॉड्यूल्स हैं, ये अपना काम खुद करते हैं और इनकी प्रॉपर इंटरफेस बनाई जा सकती है, यूज़ किया जा सकता है, और करंट सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं उनकी प्रॉपर इंटरफेसेस अवेलेबल होती हैं। तो और फंक्शनैलिटी देख लें, आइटम मैनेजमेंट के अंदर प्योर सिर्फ आइटम मैनेजमेंट हो रही है, इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर प्योर इनवॉइस मैनेजमेंट हो रही है कि इनवॉइस किस तरह से जनरेट होती है और वो किस तरह से रिलेटेड एक्सटर्नल एंटिटीज को दी जाती है और फिर पेमेंट किस तरह से होती है। तो इसको हम मॉड्यूल्स कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, किसी एक सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने बनाए जा सकते हैं या कितने होने चाहिए। तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से देखना चाहिए, बल्कि आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, ज़रा उसका आंसर देने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास मॉड्यूल्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाए तो कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है या डिसएडवांटेज के तौर पर सामने आना शुरू हो जाता है। दोबारा जरा क्वेश्चन को सुने। इफ वी मेक द मॉड्यूल्स टू यानी एक खास हद से ज्यादा अगर मॉड्यूल्स बनाना शुरू कर दें या बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स बनाना शुरू कर दें तो कौन सी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, यहाँ किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है जिसको फिर मद्देनजर रखना पड़ता है। जी मेहताब, किस तरह टाइम की तरह एक्सप्लेन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, जैसे बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि हर मॉड्यूल को हमें एक टाइम सेट करना पड़ेगा। तो हमारे प्रोजेक्ट की हो सकता है कि स्टार्ट और एंड डेट जो है वो हमें इंक्रीज़ करनी पड़े, तो वो सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी और फिर हर मॉड्यूल को जो है वो टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह फिर हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो मुझे यही लगता है। नहीं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। इस टाइम या कॉस्ट के ऊपर मॉड्यूल बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मॉड्यूल्स आप बढ़ाते हैं ना तो उनका साइज कम होना शुरू हो जाता है। देखना जितने आपके मॉड्यूल्स बढ़ेंगे तो वो छोटे छोटे हो जाएंगे ना, छोटे छोटे हिस्से बन जाएंगे, तो फिर टाइम भी तो उसी तरह से कम उन पर लगाना पड़ेगा ना, कॉस्ट भी तो कम लगानी पड़ेगी और इंडिपेंडेंट काम भी करना पड़ेगा, वो तो आसानी होनी शुरू हो जाएगी। तो टाइम और कॉस्ट का इस तरह से फर्क नहीं पड़ता है, वो बल्कि ज़्यादा बेहतर शक्ल के अंदर मैनेज करने। हमने कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट को डिस्कस किया था रैड मॉडल के अंदर, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जरा रिकॉल करें उसको कि उसके अंदर जब हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये टाइम और जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है और उसको ज़्यादा बेहतर शक्ल में हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़रा देखें कि एक और मखसूस किस्म की कॉस्ट है। यस वासफ, आपने बिल्कुल सही कर दिया, मॉड्यूल इंटीग्रेशन इश्यूज बोलते हैं। शाबाश वासफ, इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप मज़ीद? वैसे यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि आप बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली जब हमारे पास मॉड्यूल इंक्रीज होते हैं तो जो इंटीग्रेशन कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जरा ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड आपको नजर आ रही है मॉड्यूलरिटी ट्रेड ऑफ की। ये इसके अंदर जरा देखें कि जैसे जैसे मॉड्यूल्स जो हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं तो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और जो मॉड्यूल इंटीग्रेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास मॉड्यूल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आखिर के ऊपर ज़रा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मिनिमम है और मॉड्यूल इंटीग्रेशन कॉस्ट मैक्सिमम है। तो मॉड्यूल को आपस में इंटीग्रेट करने की कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमने हमेशा इस दरमियान में रहना होता है जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, ये तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर हों। तो ये सबसे बेहतरीन ट्रेड ऑफ होता है कि आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स तकरीबन इतने होने चाहिए कि जिनकी वजह से ये जो कॉस्ट का बैलेंस है ये बरकरार रहे। ये दोनों, क्योंकि दोनों का अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और हमें बहुत सारे और ऐसे अनइवन सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा जो कि प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो दिस इज द
यू कैन से द इशू इन द मॉड्यूलरिटी के मॉड्यूलरिटी के अंदर हमने एक राइट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के ऊपर रहना होगा, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल इंटीग्रेशन जो है वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको जरा नोट कर लें, नोट कीजिएगा इसकी डेफिनेशन, क्योंकि ये वो कंफ्यूज करता है आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट बाज़ औक़ात। हालांकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आर्किटेक्चर इज जस्ट द प्लेसमेंट ऑफ मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। आर्किटेक्चर क्या होता है, द प्लेसमेंट ऑफ द मॉड्यूल्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूलरिटी के अंदर, द प्लेसमेंट ऑफ द मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो हमने मॉड्यूल्स को अरेंज करना होता है एक हायरार्की की शक्ल के अंदर, जिस तरह से हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, उस तरह की एक हायरार्की हम बनाते हैं, जिसके ऊपर टॉप मॉड्यूल होता है, उसके बाद उसके मेन मॉड्यूल्स होते हैं, फिर उसके सब मॉड्यूल्स होते हैं, और करते करते उसकी फंक्शनैलिटी के लेवल के ऊपर हम चले जाते हैं। जिस तरह से ये जरा स्लाइड को देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है कि टॉप के ऊपर एक मॉड्यूल है, उसके बाद उसके मेन मॉड्यूल्स हैं। जिस तरह से अगर हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आइटम मैनेजमेंट होगा, यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट होगा, रिपोर्ट्स होंगी, फिर उसके आगे सब मॉड्यूल्स होंगे। इस तरीके के साथ हम प्लेसमेंट ऑफ मॉड्यूल्स, यहाँ एक और इसकी शक्ल ये हम दे सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, उसका नाम ऊपर लिख दिया पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट मॉड्यूल्स, यहाँ पे लिख दिया प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स, यहाँ पे लिख दिया आउटपुट मॉड्यूल, और इनपुट के सारे मॉड्यूल इनपुट के नीचे लिख दिए, प्रोसेसिंग के नीचे सारे लिख दिए, और आउटपुट के सारे आउटपुट के नीचे लिख दिए। तो दिस विल अगेन बी अ आर्किटेक्चर। अगेन ये एक आर्किटेक्चर होगा। आर्किटेक्चर के अंदर जो इनर डिटेल्स होती हैं किसी भी एक मॉड्यूल की, वो नहीं दिखाई जाती। ये ऐसे ही जैसे आपके घर का नक्शा होता है, घर के नक्शे के अंदर हम सिर्फ इस चीज को दिखाते हैं कि हमारे कमरे कहाँ पे होंगे, किस तरह से होंगे, किस किस जगह के ऊपर होंगे, लेकिन हर कमरे के अंदर डिटेल्स क्या होंगी वो नहीं हम दिखाते। कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ पे बेड होगा, कहाँ पे ड्रेसिंग टेबल होगा, कहाँ पे टीवी लगा हुआ होगा, कहाँ टेबल होगा, कुर्सियाँ कहाँ पे लगी होंगी, ये चीज़ें नहीं दिखाते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम प्लेसमेंट ऑफ, ये सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि बेडरूम कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, वॉशरूम कहाँ पे है, डाइनिंग वगैरह कहाँ पे है, ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जस्ट प्लेसमेंट दिखा रहे होते हैं, उनकी इनर डिटेल्स को नहीं दिखा रहे होते। तो ये दिस इज द आर्किटेक्चर, ये इसको हम आर्किटेक्चर कह रहे होते हैं। तो आर्किटेक्चर को अगेन जरा देखें इसकी डेफिनेशन को, कि दिस इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से अरेंजमेंट ऑफ मॉड्यूल्स होती है, उनको हम दिखा रहे होते हैं। अब इसी के अंदर इसको कंट्रोल है, ये कुछ और नाम भी हैं जी इसके, ये कंट्रोल हायरार्की भी कहलाती है, इसको प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आर्किटेक्चर को कंट्रोल हायरार्की भी कहते हैं, इसको प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके साथ कुछ ये वर्ड्स एसोसिएटेड हैं, जरा इनको ध्यान से देखिएगा और बड़े गौर से देखिएगा। यहाँ से बड़े अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं, जो क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर या आपके क्विज़ेस असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लिहाजा इन वोकैबुलरीज को ध्यान के साथ देखिएगा। सबसे पहले है जी किसी भी एक कंट्रोल हायरार्की की डेप्थ और विड्थ। विड्थ जो होती है ना, वो किसी भी, ये जैसे ये कंट्रोल हायरार्की आपको नजर आ रही है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसको विड्थ कहा जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है उसको, हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसको हम विड्थ कह रहे होते हैं। जरा देखें यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लेवल के ऊपर इसकी विड्थ है। यानी कि 7 हिस्सों के अंदर हॉरिजॉन्टली तौर पे इसको डिवाइड मैक्सिमम तौर पे किया गया है, इसको हम विड्थ कहते हैं। डेप्थ देखें, डेप्थ के लिहाज से लेवल क्या है, ये वर्टिकल लेवल्स अपने देखने हैं कि उसकी लेंथ क्या चल रही है। तो 1 ये है, 2 3 4, तो 4 इसकी डेप्थ है और 7 इसकी विड्थ है। विड्थ क्या है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ। डेप्थ क्या है, दैट इज द वर्टिकल लेंथ। लेवल्स कितने कितने लेवल्स आ रहे हैं, तो दिस इज द डेप्थ एंड विड्थ। उसके बाद है कि फैन इन और फैन आउट। जी जी सर, ये
जो विड्थ देखते हैं ये कौन से लेवल पे जाके देखते हैं? जब बना लेते हैं आप, जब आप कंट्रोल हायरार्की बना लेते हैं ना, तो नहीं उसके सर, इसमें बाद ऐसा है कि लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, इनमें से किस लेवल पे हम विड्थ इसकी मेजर करेंगे इसमें पूरे आप स्ट्रक्चर में? लेवल्स को डीएफडी के लेवल के साथ कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? नहीं सर, जो अभी नज़र आ रहे हैं। इसके इसके अंदर आप देखें कि मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। देखें, ये अगर फर्ज करेंगे आपके सामने एक बड़ी बनी हुई आर्किटेक्चर बना हुआ है जिसमें मॉड्यूल्स को इस तरह से हमने अरेंज कर दिया है, तो जब हम विड्थ देखेंगे तो आपने हॉरिजॉन्टली तौर पे देखना है कि इसका स्प्रेड आउट किस तरह से, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट मैक्सिमम कितना है। तो जरा यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम है, इस लेवल पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसको काउंट कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे नजर आ रहा है। नीचे वाले वाले के देखें, ये कम, उससे कम है, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो लिहाजा विड्थ 7 की होगी जो मैक्सिमम। तो इसको हम विड्थ कह रहे हैं। इस तरह वर्टिकली तौर पे देखें इसकी डिवीजन किस तरह से है, तो एक लेवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो इसकी डेप्थ 4 की है और इसकी विड्थ 7 की है। यू गॉट द आंसर? जी सर, ओके सर, थैंक यू। अब देखें जी फैन इन और फैन आउट। इस कॉन्सेप्ट को जरा देखें तो पहले इस तरह फैन आउट को देखें। फैन आउट क्या होता है कि वो वाला हायरार्की, कंट्रोल हायरार्की या प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अंदर वो पोजीशन जहां पे एक मॉड्यूल मल्टीपल मॉड्यूल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज द फैन आउट पोजीशन। जरा ये मॉड्यूल एफ को देखें, मॉड्यूल एफ मॉड्यूल एम को भी कंट्रोल कर रहा है और मॉड्यूल एन को भी कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये फैन आउट है, यानी कि इसमें स्प्रेड आउट हो रहा होता है। फैन आउट पोजीशन के ऊपर आगे जाके मॉड्यूल्स ज्यादा आपको नजर आते हैं तो और फैल जाते हैं, और कंट्रोल जो है वो एक मॉड्यूल एक से ज्यादा मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहा होता है, तो दैट इज द फैन आउट पोजीशन। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन। ये नॉर्मल पोजीशन होती है, नेचुरल पोजीशन होती है, जहां पे एक सुपर ऑर्डिनेट मल्टीपल सब ऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे जल्दी हमें नजर आता है मॉड्यूल्स के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अंदर भी, काम करने के लिहाज से भी, कि एक टॉप के ऊपर बैठा हुआ बंदा ज्यादा बंदों को कंट्रोल कर रहा होता है। दिस इज द फैन आउट पोजीशन। फैन इन पोजीशन क्या होती है? जैसे यहाँ पे देखें कि मॉड्यूल एम और मॉड्यूल एन ये दोनों मिल के मॉड्यूल एस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक मॉड्यूल को एक से ज्यादा मॉड्यूल कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज नॉट द नॉर्मल पोजीशन। ये नॉर्मल पोजीशन नहीं होती है, ये नेचुरल पोजीशन नहीं है। जहां पर भी आप देख सकते हैं कि किसी भी एक चीज को एक से ज्यादा लोग कंट्रोल करने वाले होंगे, वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगे। वो नेचुरल पोजीशन नहीं होती है, वहां पे राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, वहां पे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन पोजीशंस को हमने अवॉइड करना होता है, फैन इन पोजीशंस को अवॉइड करना होता है और फैन आउट को स्ट्राइव फॉर करना होता है, इनको मैक्सिमम रखने की कोशिश करनी होती है। तो इस वजह से इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए हमें कि जब हम हायरार्की बना रहे हो, प्लेसमेंट ऑफ मॉड्यूल्स कर रहे हो, तो वी नीड टू place the modules like fan out positions and we need to avoid the position of fan in, क्योंकि फैन इन जो है वो आप प्रोग्रामिंग करते हुए आप देखते होंगे कि जहाँ पे जाके आपके किसी एक डाटा को या फंक्शन को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे राइट्स का मसला बन जाता है। इसी की वजह से स्कोप स्पेसिफायर्स यूज किए जाते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये वाली चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से फिर क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स आए थे कि उनको हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो दीज आर दी पोजीशन ऑफ फैन आउट एंड फैन इन। एक्सक्यूज मी। उसके बाद जनाब कॉन्सेप्ट आता है सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक सो आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या होता है कि सुपर ऑर्डिनेट जो होता है वो आपका टॉप का मॉड्यूल होता है जो कि नीचे वाले मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहा होता है, और सब ऑर्डिनेट उसके नीचे, सुपर ऑर्डिनेट के नीचे जो आ रहे होते हैं। जैसे मॉड्यूल सी जो है ये सुपर ऑर्डिनेट है किसका? मॉड्यूल क्यू का और मॉड्यूल आर का। और मॉड्यूल क्यू और मॉड्यूल आर जो है दोज आर द सब ऑर्डिनेट मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूल सी। एग्जेक्टिव मॉड्यूल के नीचे वाले सारे के सारे सब ऑर्डिनेट मॉड्यूल्स हैं, और जबकि इसका जो सुपर ऑर्डिनेट मॉड्यूल है एग्जेक्टिव का कोई नहीं। तो जनाब ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सबऑर्डिनेट और सुपर ऑर्डिनेट का। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है जी कनेक्टिविटी का और विजिबिलिटी का।
कनेक्टिविटी का और विजिबिलिटी का। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कनेक्टिविटी का और विजिबिलिटी का। एग्जेक्टिव मॉड्यूल्स को जरा देखें यहाँ पे इस हायरार्की के अंदर, ये एग्जेक्टिव मॉड्यूल डायरेक्टली तौर पे मॉड्यूल A B C D E F G के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। दिस इज कनेक्टिविटी, ये इसकी कनेक्टिविटी है। जबकि एग्जेक्टिव मॉड्यूल ये नीचे वाले सारे के सारे मॉड्यूल्स का सुपर ऑर्डिनेट मॉड्यूल है, तो दिस इज दी विजिबिलिटी, ये इसकी विजिबिलिटी है। एग्जेक्टिव का ये जो टॉप के ऊपर मॉड्यूल बैठा हुआ है, इसका जो कंट्रोल है वो पूरी एप्लीकेशन के ऊपर है, लेकिन डायरेक्टली तौर पे जो कनेक्टेड है वो सिर्फ ये पहले वाले लेवल के सारे मॉड्यूल के साथ ये कनेक्टेड है, बाकियों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो दैट इज दी कनेक्टिविटी। इसको एक दो दूसरे एंगल के साथ जरा देखें कि अगर आप PUCIT को देखें तो PUCIT के टॉप के ऊपर जो एग्जेक्टिव पर्सन बैठा हुआ है दैट इज द प्रिंसिपल PUCIT। वो पूरी PUCIT के ऊपर उसकी विजिबिलिटी है, कंट्रोल है, लेकिन काम करने के लिहाज से जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ चंद लोगों के साथ है, कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ है। हर बंदे के साथ प्रिंसिपल साहब की कनेक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ कनेक्टिविटी उनके साथ है जिनके साथ उनके काम है, लेकिन कंट्रोल अथॉरिटी उनकी पूरी PUCIT पे है, जिसकी वजह से ये पूरी हायरार्की बनाई जाती है और इसके लिहाज से एक सिस्टम डिवाइस करके चलाने की कोशिश की जाती है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर जरा देखें, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अंदर जाके देखें कि वहां पे जाके हमारे सामने, उनके अंदर जाके हमारे सामने जब आप किसी फंक्शन को कॉल भेजते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, कनेक्टिविटी होगी या विजिबिलिटी होगी। जब आप कॉल ऑफ फंक्शन भेजते हैं तो दैट इज द कनेक्टिविटी। जिस फंक्शन से जिसके साथ आप कॉल भेजते हैं और रिटर्न रिसीव करते हैं दैट इज द डायरेक्ट एक्सेस एंड दैट इज द डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी। लेकिन जब आप उनके स्कोप स्पेसिफायर्स डिफाइन करते हैं कि एक फंक्शन है वो पब्लिक है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसका कंट्रोल कहाँ तक आता है। तो इन चीज़ों को सही तौर पे रखने के लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको साथ साथ चलाना पड़ता है कि विजिबिलिटी किस तरह से देखनी होगी और कहाँ पे किसकी रखनी होगी और कहाँ पे कनेक्टिविटी को देखना होगा और किस तरह से करना होगा। तो these are the concept of connectivity and visibility। आज हम जनाब इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस सारी चीज़ को जितना हमने डिस्कस किया है जनाब इसको ज़रा देख लें, और कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क।